आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सभी का स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधा आज के विषय में गहराई से उतरते हैं। आज का हमारा लक्ष्य उस अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली प्रक्रिया को डिकोड करना है, जो यह तय करती है कि इंसान असल में कैसे सीखता है, कैसे सोचता है और कैसे विकसित होता है। हम पियाजे और वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत, थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम, पावलोव का अनुकूलन सिद्धांत और फाइन एवं ग्रॉस मोटर स्किल्स जैसी प्रमुख मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये समझना है कि मानव मस्तिष्क वास्तव में कैसे काम करता है। हमारी आज की चर्चा की रूपरेखा एकदम स्पष्ट है। सबसे पहले हम अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को देखेंगे, फिर शारीरिक विकास और गत्यात्मक कौशल की बात करेंगे। इसके बाद पियाजे और वाइगोत्स्की के विचारों की तुलना करेंगे और अंत में थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम और पावलोव के अनुकूलन सिद्धांत को समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है शारीरिक विकास और गत्यात्मक कौशल यानी मोटर स्किल्स। दिमाग के आंतरिक कामकाज पर जाने से पहले शरीर की यांत्रिकी को समझना बहुत जरूरी है। शारीरिक विकास वो पहली नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका होता है, और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे शरीर की हरकतें मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बटी हैं। एक तरफ है स्थूल गत्यात्मक कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स, जहां शरीर की बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, जैसे दौड़ना, सीढ़ियां चढ़ना या तैरना। इसमें पूरे हाथ या पैर की हरकत होती है। और दूसरी तरफ है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल या फाइन मोटर स्किल्स। इनमें बहुत सटीकता चाहिए होती है और शरीर के छोटे अंगों जैसे उंगलियों का उपयोग होता है। रोजमर्रा के काम सोचिए, जैसे सुबह मंजन करना, स्वेटर बुनना या फिर शर्ट के बटन लगाना और टाई बांधना। ये सब सूक्ष्म कौशल के ही बेहतरीन उदाहरण हैं। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या मानव विकास एक सीधी रेखा में होता है? मतलब क्या ये बस एक ही दिशा में सीधा आगे बढ़ता रहता है? सच कहें तो ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। विकास कभी भी रेखीय या लीनियर नहीं होता, बल्कि ये वर्तुलाकार या सर्पिल होता है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इंसान लगातार नई चीजें सीखता है, फिर अपनी पुरानी सीखी हुई चीजों पर लौटता है, उन्हें और मजबूत करता है और तब जाकर आगे बढ़ता है। ये एक निरंतर, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। चलिए अब दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। पियाजे बनाम वाइगोत्स्की। शरीर से आगे बढ़कर अब हम मस्तिष्क की आंतरिक कार्यप्रणाली में प्रवेश कर रहे हैं, जहां संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के दो सबसे बड़े दिग्गजों के विचारों का आमना सामना होता है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की। दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही था, यह समझना कि इंसान ज्ञान कैसे हासिल करता है, लेकिन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे। इन दोनों के बीच का यह बुनियादी अंतर सच में बहुत दिलचस्प है। जीन पियाजे का दृढ़ विश्वास था कि मानसिक विकास पूरी तरह से उम्र और जैविक परिपक्वता पर निर्भर करता है। उनके अनुसार जब तक दिमाग एक निश्चित उम्र तक परिपक्व नहीं हो जाता, वह जटिल बातें नहीं सीख सकता। इसके बिल्कुल विपरीत लेव वाइगोत्स्की का तर्क था कि उम्र से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी भाषा, हमारा समाज और हमारी संस्कृति है। इंसान समाज के साथ बातचीत और मेलजोल के माध्यम से ही अपने ज्ञान का निर्माण करता है। पियाजे के इस सिद्धांत को गहराई से समझने के लिए संरक्षण यानी कंजर्वेशन की अवधारणा को देखना बहुत जरूरी है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चे के सामने 5 छोटे पत्थर रखे हैं। पहले उन्हें एक छोटी सी सीधी लाइन में रखा गया, फिर उन्हीं 5 पत्थरों को दूर दूर रखकर एक लंबी लाइन बना दी गई और अंत में उन्हें एक गोल आकार में सजा दिया गया। अब आकार बदल रहा है, पत्थरों की व्यवस्था बदल रही है, लेकिन पत्थरों की मात्रा तो 5 ही है ना। जब कोई बच्चा ये समझ जाता है कि सिर्फ आकार या व्यवस्था बदलने से असल मात्रा नहीं बदलती, तो पियाजे के शब्दों में उसने संरक्षण का ये अहम गुण हासिल कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ वाइगोत्स्की का सबसे शानदार विचार है स्कैफोल्डिंग, जिसका मतलब है अस्थायी मदद। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो कोई पीछे से साइकिल पकड़कर उसे संतुलन बनाने में मदद करता है ना? और धीरे धीरे जब बच्चा खुद पैडल मारने लगता है तो वो मदद हटा ली जाती है। ये जो शुरुआत में अस्थायी मदद दी गई, बस यही स्कैफोल्डिंग है। और जो व्यक्ति ये मदद कर रहा है उसे वाइगोत्स्की ने अधिक ज्ञानी अन्य या MKO का नाम दिया। यह हमारे सीखने की प्रक्रिया पर सामाजिक प्रभाव का एक एकदम सटीक उदाहरण है। अब आते हैं हमारे तीसरे महत्वपूर्ण विषय पर, थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम। संज्ञान और विचारों के बाद अब हम व्यवहार मनोविज्ञान यानी बिहेवियरल साइकोलॉजी की ओर मुड़ते हैं। बाहरी वातावरण और हमारी आदतें कैसे यह तय करती हैं कि हम क्या सीखते हैं, इसकी सबसे अच्छी व्याख्या एडवर्ड थॉर्नडाइक ने की है।
थॉर्नडाइक का 1913 का बिल्लियों पर किया गया प्रयोग बहुत मशहूर है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सीखना कोई ऐसा जादू नहीं है जो रातों रात अचानक हो जाए। यह एक बेहद धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है। इसे प्रयास और त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत कहा जाता है। हम बार बार प्रयास करते हैं, गलतियां करते हैं, उन गलतियों से सबक लेते हैं और अंततः सही तरीका खोज निकालते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत धैर्य और कड़े परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि थॉर्नडाइक ने सीखने की इस पूरी प्रक्रिया को 3 मुख्य और बेहद प्रभावशाली नियमों में बांट दिया। पहला है तत्परता का नियम। जब तक व्यक्ति मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार न हो, उसे कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। दूसरा है अभ्यास का नियम, मतलब किसी काम को बार बार करने से, अभ्यास करने से ही वो कौशल मजबूत होता है। और तीसरा है प्रभाव का नियम। ये बहुत ही सीधा है। यदि किसी काम का परिणाम सुखद है तो इंसान उसे बार बार दोहराना चाहेगा, और यदि परिणाम दुखद है तो वो उससे हमेशा बचना चाहेगा। अब चलते हैं हमारे चौथे भाग की तरफ, पावलोव का अनुकूलन सिद्धांत। थॉर्नडाइक के नियमों के बाद इवान पावलोव के काम को देखना बहुत जरूरी हो जाता है, जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि हमारी अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं को भी कैसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। एक पल के लिए इस बेहद आम लेकिन दिलचस्प सवाल पर गौर कीजिए। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि छात्र स्कूल की आखिरी घंटी बजने से पहले ही अपना बैग पैक कर लेते हैं? कई बार तो घंटी बजने का इंतजार भी नहीं होता, बस स्कूल के खाली कॉरिडोर में कर्मचारी के पैरों की आवाज़ गूंजती है और बच्चों को पता चल जाता है कि छुट्टी की घंटी बजने वाली है। पैरों की आवाज़ सुनते ही बैग पैक होना शुरू। ये कोई संयोग या जादू नहीं है, ये शास्त्रीय अनुकूलन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग का एक जीता जागता उदाहरण है। स्कूल बैग का ये रोजमर्रा का उदाहरण पावलोव के उस विश्व प्रसिद्ध कुत्ते वाले प्रयोग से बिल्कुल सटीक बैठता है। प्रयोग में जब कुत्ते के सामने मांस लाया जाता, जो कि एक स्वाभाविक उद्दीपक है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी लार टपकती। पावलोव ने एक बदलाव किया। उन्होंने खाना देने से ठीक पहले एक घंटी बजाना शुरू किया। कुछ ही समय बाद केवल घंटी की आवाज़ सुनकर या यहाँ तक कि खाना लाने वाले के पैरों की आवाज़ सुनकर ही कुत्ते की लार टपकने लगी, भले ही खाना अभी तक सामने ना आया हो। इसे ही अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। मतलब एक बिल्कुल ही असंबंधित घटना ने एक मजबूत आदत को जन्म दे दिया। ये कुछ वैसा ही है जैसे आज फ़ोन की नोटिफिकेशन टोन सुनते ही हम बिना सोचे समझे अपनी जेब में हाथ डाल लेते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये आदतें हमेशा के लिए बन जाती हैं? इसका जवाब है नहीं। और यहीं पर विलोपन यानी एक्सटिंक्शन की अवधारणा सामने आती है। यदि बार बार घंटी बजाई जाए लेकिन उसके बाद कुत्ते को भोजन न दिया जाए, तो धीरे धीरे कुत्ता ये समझ जाएगा कि अब घंटी का मतलब भोजन नहीं रहा। कुछ समय बाद घंटी बजने पर लाल टपकाने की वो प्रतिक्रिया पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसे ही विलोपन कहा जाता है। हालांकि मनोविज्ञान इतना सीधा भी नहीं है। कभी कभी महीनों बाद भी अचानक वो पुरानी प्रतिक्रिया पल भर के लिए फिर से लौट सकती है, जिसे स्वतः पुनः प्राप्ति या स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहा जाता है। एक और बेहद रोमांचक और समझने लायक अवधारणा है उद्दीपक सामान्यीकरण। मान लीजिए कि एक छोटे बच्चे के मन में किसी सफेद खरगोश को लेकर डर बैठ गया है। कुछ समय बाद देखा जाता है कि वो बच्चा घर में रखे एक सफेद और रोएंदार तकिए को देखकर भी रोने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग पहली स्थिति यानी खरगोश और दूसरी स्थिति यानी तकिए को एक समान मानकर बिल्कुल एक जैसी प्रतिक्रिया दे रहा है। इसके बिल्कुल विपरीत, जब हम समान दिखने वाली चीजों के बीच का सही अंतर करना सीख जाते हैं, तो उसे मनोविज्ञान की भाषा में उद्दीपक विभेदन कहा जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग पर, निष्कर्ष, सभी पहलुओं को एक साथ जोड़ना। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ता है। हमारे भौतिक शरीर के गत्यात्मक कौशलों से लेकर पियाजे और वाइगोत्स्की द्वारा बताई गई संज्ञानात्मक परिपक्वता तक, और फिर थॉर्नडाइक व पावलोव के व्यवहारिक अनुकूलन तक, ये सभी सिद्धांत एक साथ मिलकर हमारे व्यवहार की एक बहुत ही जटिल लेकिन खूबसूरत संरचना तैयार करते हैं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पे मजबूर कर देता है। कोई नया कौशल सीखते समय मिलने वाली वो स्कैफोल्डिंग हो, या फिर किसी खास आवाज को सुनकर अनजाने में ही कोई प्रतिक्रिया दे देना, मनोविज्ञान की ये सिद्धांत सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर पल हमारे दैनिक जीवन को आकार दे रहे हैं। इन सिद्धांतों को अपने आसपास पहचानने की कोशिश करना ही मानव मन को सही मायने में समझने की और पहला कदम है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।